आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इंटर क्लास की फिजिक्स और उसमें जो है आपका चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चालन है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चालन आपके लेसन का नाम है वैद्युत चालन। ये आपके इस फिजिक्स की इकाई दूसरी है, इकाई नंबर 2 वैद्युत चालन। वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो सबसे पहले इस लेसन में हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन है क्या। वैद्युत चालन, पहले हेडिंग डालेंगे वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, वैद्युत चालन का अर्थ है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही वैद्युत चालन कहलाता है। आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, स्थानांतरण ही वैद्युत चालन कहलाता है। वैद्युत चालन कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। अब आ रहा है। तो नॉर्मली एक कंडक्टर होता है, जैसे एक चालक है और प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन ये चालक के अंदर मूविंग कंडीशन में होते हैं। फिर भी उस चालक में धारा नहीं बहती है जब तक कि हम उसके सिरों के बीच कोई वैद्युत क्षेत्र अर्थात बैटरी नहीं लगाते हैं। पर ऐसा क्या कारण है कि एक चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन में है, प्रत्येक चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, फिर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, फिर भी इसमें कोई भी धारा नहीं बहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सभी दिशाओं में मूविंग कंडीशन में होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा होगा। इस प्रकार से इसको आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन के मूविंग कंडीशन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में मूव करता है, जबकि धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन का एक दिशिक गति करना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक चालक में धारा नहीं बहती है क्योंकि इसका नेट प्रवाह शून्य होता है। इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह शून्य होता है, अर्थात ये सभी दिशाओं में गति करते हैं। इसलिए कारण लिख देते हैं, ऊपर एक हेडिंग लिख देते हैं कि चालक में बिना विद्युत क्षेत्र लगाए, विद्युत क्षेत्र अर्थात बैटरी के धारा क्यों नहीं बहती है, क्यों नहीं बहती है, ये आपका प्रश्न है, इसका यही जवाब है। फिर इसके बाद में आपका आता है कि धारा घनत्व क्या है। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न आता है कि वैद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है, फिर भी इसकी दिशा दर्शाई जाती है क्यों? एक प्रश्न है आपका इसमें कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, फिर भी इसकी दिशा दर्शाई जाती है।
दर्शाई जाती है क्यों? ये आपका प्रश्न है। फिर भी इसकी दिशा दर्शाई जाती है क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि धारा एक अदिश राशि है और ये जो परिपथ में धारा की दिशा दर्शाई जाती है तो जनरली ये धारा की दिशा नहीं होती है, रियल में ये एक धनावेश की दिशा होती है। इसकी दिशा होती है धनावेश की दिशा होती है, धनावेश की दिशा होती है, जबकि धारा की दिशा नहीं होती है। धनावेश जिस दिशा में मूव करता है उसकी दिशा होती है वो, इसीलिए धारा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, जबकि धनावेश दिशा होती है। और आपको मैं बता दूं कि एक और कारण है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि धारा एक अदिश राशि है। धारा जो है किसी परिपथ में बह रही है तो संधि के पास आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग जो है बराबर होता है, बीजगणितीय योग बराबर होता है। और इसीलिए ये धारा का जो सदिश नियम है उस नियम का पालन नहीं करता है। धारा इसलिए अदिश राशि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। मैं लिख दूंगा, धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, योग नियम का पालन नहीं करती है, नहीं करती है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। क्या है? इसलिए ये एक अदिश राशि है। वो मैं बता दूं कैसे, जैसे ये दो परिपथ हैं, इनसे धारा आ रही, इधर से आ रही है 4 एम्पियर और इधर से आ रही है 3 एम्पियर। जबकि जो रियल में होता है धाराओं का योग होकर इससे टोटल धारा जाती है 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, इधर जाती है 7 एम्पियर, इधर जाती है 7 एम्पियर। ये किसका नियम है? ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का पहला नियम है धारा का नियम। वो उसमें दिया होता है कि जो संधि के पास धाराएं आती हैं और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो 4 एम्पियर इधर से धारा आ रही, 3 एम्पियर इधर से धारा है, टोटल जा रही 7 एम्पियर धारा। लेकिन सदिश योग का नियम क्या है? सदिश योग का नियम ये है कि जो परिणामी धारा निकल रही है इस सर्किट से वो इन दोनों धाराओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। ये नियम होता है कि परिणामी धारा कितनी निकलनी चाहिए इससे, सदिश से, सदिश नियम से परिणामी धारा। जबकि रियल में ऐसे होता है, सदिश नियम से परिणामी धारा कितनी आनी चाहिए? परिणामी धारा √4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। अब इसको जब योग करोगे, ये सदिश का रूल होता है सदिश होने का। तो इसके बाद में क्या करेंगे, 4 चक्कू 16, 3 तिहाई 9, रूट भी कितना आएगा 25 और 25 का बाहर कितना आएगा 5 एम्पियर। अर्थात अगर इस परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती तो मैं कह सकता था कि जो धारा है वो सदिश योग के नियम का पालन करती है, इसलिए सदिश है। जबकि ये पालन नहीं कर रही है। आप ऐसे देखेंगे सर्किट में 4 एम्पियर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी और इधर 7 एम्पियर की निकलेगी, जबकि 5 एम्पियर की नहीं निकलेगी। इसलिए ये अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि है। कारण आप कह सकते हो कि ये धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। चलिए आपको इसके आगे आपको बताता हूँ कि धारा घनत्व क्या है, करंट डेंसिटी क्या है। तो आपका अगला हेडिंग है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? किसी चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अविलंबवत धारा के बराबर होता है। जैसे मैं लिखूं, किसी बिंदु पर
धारा घनत्व जिसको जे से प्रदर्शित किया जाता है, धारा घनत्व उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है, धारा आई के बराबर होता है, तो क्या है, जैसे ये एक चालक है, मैं चालक के इस बिंदु पर मैं देखना चाहता हूं कि इस पर धारा घनत्व क्या है, तो इस बिंदु पर धारा घनत्व जे उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल का अर्थ है, ऐसे लिखते हैं, उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है। तो इसको कहते हैं धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए, जे इक्वल टू आई अपान ए। इसको क्या कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे, प्रति मीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं धारा घनत्व जे। अगर मैं इस चालक के पृष्ठ को किसी एंगल पे ले लेता हूं, जैसे कि ये, तो जब मैं इस एंगल पे लूंगा तो इसका जो अभिलंबवत घटक होगा वो क्या हो जाएगा, a cos थीटा। इसका क्षेत्रफल a है, इसका क्षेत्रफल a है, और इसका जो अभिलंबवत घटक होगा ये क्षेत्रफल है। मैंने थीटा कोण पे ले लिया, थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। इसको मैंने थीटा कोण पे ले लिया, थीटा एंगल पे, ऐसे थीटा कोण। तो इसका अभिलंबवत घटक क्या हो जाएगा, a cos थीटा, क्योंकि अभिलंबवत ही लेना है हमको, और इससे ऐसे धारा गुजरेगी। मैंने थीटा एंगल पे मुड़े हुए क्षेत्रफल को मैंने सीधा करके उसको क्या कर लिया, एक घटक ले लिया उसका। ये थीटा कोण पे मुड़ा हुआ है और ये चालक है, चालक का अभिलंबवत घटक तोड़ लिया a cos थीटा, और इससे धारा जाएगी I। तब उसका धारा घनत्व क्या होगा, J बराबर I अपान a cos थीटा। ये फार्मूला लगेगा, तो इसको कहते हैं धारा घनत्व J। चलिए अगला जो, अच्छा सदिश में आप लिखना चाहते हैं तो सदिश में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, J वेक्टर इक्वल टू I अपान ए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो I बराबर J वेक्टर डॉट ए। ए पर वेक्टर इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि ए जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश नहीं होता है, इसलिए उस पर वेक्टर नहीं लगाते हैं, और ये सदिश रूप है। तो इसके बाद में जो है आपका अगला हेडिंग है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अर्थात परमाणुओं से। प्रत्येक परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये प्रत्येक परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं धनावेशित भाग होते हैं, ये धनावेशित होते हैं। कैसे होते हैं, धनावेश। प्रोटॉन क्या है, धनावेश। क्या है, धनावेश, धनावेश है। तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन जिस पर
इस नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है। देखिए, जो नाभिक का आकर्षण बल है उसको नाभिकीय बल कहते हैं, और नाभिकीय बल प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगता है, और जो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है उन पर अधिक लगता है, जो दूर है उससे कम बल लगता है, फिर जो सबसे दूर है उन पर बहुत ही कम बल लगता है, बहुत ही कम नाभिकीय बल लगता है। इस इलेक्ट्रॉन पर जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन पर दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। दुर्बल मतलब कमजोर, जो उसको खींच नहीं सकता है, दुर्बल नाभिकीय बल लगता है, जिस कारण इस इलेक्ट्रॉन को अंतिम कोष से निकालना आसान होता है, और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पूरे चालक में मूव करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में, इस पर नाभिक का बल कम लगता है और ये नाभिक से प्रभाव कम होता है, नाभिक का इस पर खिंचाव कम होता है, ये खिंचाव होता है, इसके बीच खिंचाव होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के बीच, और जो अंतिम कोष में इस पर खिंचाव कम होता है, इसलिए ये उस अपनी कक्षा को छोड़ देता है और पूरे चालक में एक मूविंग कंडीशन में इधर उधर घूमता रहता है, और यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कैसा कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में घूमता रहता है, और चालक में धारा प्रवाह का काम यही इलेक्ट्रॉन करता है। इसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। किसी चालक की चालकता उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जिस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, वह उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी, उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। आपको केवल यह बताना था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात धनावेश होता है। और एक बात और, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। उसके नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक भी होता है। वो तत्वों का नाम जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? जो नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या तो न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसे कह सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूट्रॉनों की संख्या जो है परमाणु भार जो उसका होता है उसमें से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है। तो जो जैसे मैं इसको जेड से दिखाता हूँ, इसके बार को ए से दिखाता हूँ, नहीं ऐसा कर लेते हैं, इसको एक्स से दिखा लेता हूँ परमाणु क्रमांक को जेड से और इसको ए से। मैं इसको तत्व में डिनोट करता हूँ कि तत्व को एक्स से डिनोट किया जाता है। इसको परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार
और इसको परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। आप माइनस इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कह सकते हो, प्रोटॉनों की भी संख्या कह सकते हो। इसको कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू परमाणु भार a और माइनस परमाणु क्रमांक z। आप ऐसे इसको भी लिख सकते हो। चलिए आपकी जो अगली हेडिंग है देखिए क्या है। आपकी अगली हेडिंग है यादृच्छिक गति, अनुगमन वेग, मुक्त पथ, श्रांतिकाल। इसके बारे में अब जानकारी देंगे। तो देखिए क्या है यादृच्छिक गति क्या है। एक चालक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मैं इस चालक को बनाता हूँ, ये चालक है, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वो मूविंग कंडीशन में है और कैसी अनियमित गति। और वही इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति क्या कहलाती है, यादृच्छिक गति कहलाती है। तो हम लिखेंगे चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति को ही यादृच्छिक गति कहते हैं। यादृच्छिक मतलब अचानक से, यादृच्छिक गति कहते हैं। अब बात आ गई कि अनुगमन वेग क्या है। तो अनुगमन वेग से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुक्त पथ क्या है। जब इलेक्ट्रॉन जो है चालक के अंदर अनियमित गति करते हैं फिर क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, अर्थात इसे बैटरी से जोड़ देते हैं। जब इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो इसके सिरों पर क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होती है। फिर क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। और बल किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जब बल लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति ना करके एक ही दिशा में गति करने लगते हैं। और क्या होता है, तब इनकी टक्कर होती है, परस्पर टक्कर होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की परस्पर टक्कर होती है तो उन दो क्रमागत टक्करों के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य, और टक्कर किससे होगी, धनायन से होगी। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह छोड़ के मुक्त हुआ है उसके पास धनायन तो आएगा और उस चालक में धनायन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो धनायन से जब उस इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है तो वो अनियमित गति नहीं, बिल्कुल औसत गति करता है। कैसा करता है, औसत गति, एक नियमित गति से चलता है इलेक्ट्रॉन। जैसे भीड़ में कार जो है, कोई भी वाहन है तो नियमित गति से चलता है और भीड़ नहीं है तो अपनी चाहे जितनी रफ्तार में चलती है। पर जो भीड़ है, भीड़ में सभी वाहन एक नियमित गति से चलने लगते हैं क्योंकि भीड़ में भगा नहीं सकते। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की जब टक्कर होती है तो ये अनियमित गति ना करके नियमित गति करते हैं। और नियमित गति जब करते हैं तो जो परस्पर टक्करें हुई हैं तो क्रमागत दो टक्करों के मध्य जो दूरी तय करनी पड़ती है उसको मुक्ति पथ कहते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्रमागत दो टक्करों के मध्य तय की गई दूरी को ही मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त पथ। और मुक्त पथ को लेमडा से डिनोट किया जाता है, लेमडा से। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनों की, चालक के अंदर तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत दो टक्करों के मध्य तय की गई दूरी को मुक्त पथ
लेमडा कहते हैं, लेमडा कहते हैं। फिर आगे बात श्रांति काल की। तो श्रांति काल क्या होता है? देखिए, श्रांति काल वो समय है जो उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्रमागत दो टक्करों के मध्य लगा है। बात आपको समझ में आ रही है? जो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे वो आपस में टकराए हैं, धनायनों से टक्कर हुई है। जब धनायनों से टक्कर हुई है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है फिर अगली दो टक्कर, जैसे ऐसा तो है नहीं कि एक बार टक्कर होगी फिर टक्कर नहीं होगी, भीड़ है तो सबसे टक्कर होगी। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉनों की टक्कर हुई, फिर अगली कोई एक और टक्कर हुई क्रम से, तो उन्हीं टक्करों, दो टक्करों के मध्य, क्रमागत दो टक्करों के मध्य लगे समय को ही क्या बोलते हैं? श्रांति काल, और जिसे टाउ से डिनोट किया जाता है, जिसे टाउ से डिनोट किया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत दो टक्करों के मध्य लगे समय को ही श्रांति काल टाउ, इधर ही लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सही से, श्रांति काल टाउ कहते हैं। अब टाउ के बाद में बात इसकी आ गई, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अनुसार इसे वीडी से डिनोट भी किया जाता है, वीडी से डिनोट किया जाता है। अच्छा, ये क्या है अनुगमन वेग? जब चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, फिर उसके बाद में उनकी धनायनों से टक्कर होती है। जब धनायनों से टक्कर क्या होती है? जब मैं वैद्युत क्षेत्र लगाऊंगा, सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र लगाऊंगा, अर्थात बैटरी लगाऊंगा। जब बैटरी लगेगी तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उन इलेक्ट्रॉनों को मजबूर करेगा वैद्युत बल लगा के कि एक ही दिशा में गति करें, और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन की गति इधर होगी, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऐसे। तो क्रमागत इनकी टक्कर भी होती है। तो अनियमित गति कर रहे इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्कर होती है, और टक्कर के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन एक औसत नियत वेग से गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की इन्हीं औसत नियत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो देखिए क्या है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन, मैं पूरी बात लिख देता हूँ, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। जब चालक के सिरों के मध्य, जब चालक के सिरों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र अर्थात बैटरी लगा देते हैं, लगाते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है, तब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है आपस में टक्कर होती है। इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन उस चालक के अंदर एक औसत नियत वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के पश्चात
टक्करों के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन उस चालक के अंदर एक औसत नियत वेग से, डिफिनीशन तो यहाँ से है, बाकी उसको बात को बताना जरूरी था, एक औसत नियत वेग से गति करते हैं, एक औसत नियत वेग से गति करते हैं, एवरेज स्पीड से मूव करते हैं, औसत नियत वेग से गति करते हैं, वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इसी गति को, इलेक्ट्रॉनों की इसी गति को अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, गमन माने जाना, अनुमाने विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक ही दिशा में, अनुमाने एक ही दिशा में, गमन माने जाना, तो एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉनों का गमन करना क्या कहलाता है? अनुगमन। तो अनुगमन वेग, अनुगमन वेग Vd, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो आपकी सिंपल जो डिफिनीशन हो गई वो यहाँ से हो गई कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है, तब इलेक्ट्रॉन अनियमित गति ना करके एक औसत नियत वेग से गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की इसी औसत नियत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो आई होप ये तो आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद में आपका जो है अनुगमन वेग का जो डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, Vd = I/NA, तो उसका जो डेरिवेशन है थोड़ा बड़ा है, तो इससे लंबा वीडियो हो रहा है, तो इस वजह से हम आपको इसका जो डेरिवेशन है अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप हमारी वीडियो पे, हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।